आगाही से पहले पापा नाश्ते के बाद दुकान पर चले गए थे। इतवार की वजह से आज मेरा ऐश का दिन था। कई दिन से आपी भी ससुराल से आई हुई थी। अम्मी नाश्ता बना के कई बार मुझे बुला चुकी थी कि आके नाश्ता कर लो। फिर उन्होंने आपी को लेकर अस्पताल जाना था, लेकिन मेरा अभी कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। क्रिकेटर बनने के शौक में बल्ला और गेंद पकड़े इधर उधर घूमता फिर रहा था। आज तो जी भर के खेलने का दिन था। अम्मी ने जब देखा कि मेरा नाश्ता करने का भी कोई मूड नहीं, तो उन्होंने बर्तन समेट के रख दिए और ख़ुद आपी को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगी। और साथ ही आपी को आवाज़ें देने लगी कि जल्दी तैयार हो जाओ, डॉक्टर साहब 9 बजे आ जाते हैं। अगर लोगों का रश हो गया तो फिर जल्दी बारी नहीं आएगी। आपी और अम्मी दोनों तैयार हो गई तो अम्मी ने जाते हुए आपी का फ़ोन एहतियातन मुझे दे दिया कि घर में अकेले हो, अगर कोई मसला हुआ या कोई बात करनी हुई तो हमें कॉल कर लेना। अम्मी और आपी चली गई तो मैं बल्ला और गेंद छोड़कर मोबाइल लेकर बैठ गया। मोबाइल से गेम्स निकालकर काफ़ी देर इनसे खेलता रहा। अम्मी और आपी को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। वो एक बार कॉल करके मेरा हाल भी पूछ चुकी थी। जब मैंने बताया कि मैं ठीक हूँ और घर में कोई आया गया नहीं, तो उन्होंने मुतमईन होकर फ़ोन बंद कर दिया। अब भूख का एहसास होने लगा तो नाश्ता निकाल के गर्म किया और मैं खाने बैठ गया। नाश्ता करके फिर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। मेरे 5वीं जमात के महकमे के इम्तिहान हो चुके थे। हमें अगली क्लास के लिए स्कूल बुला लिया गया था, मगर पढ़ाई बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हुई थी। नई किताबें भी अभी नहीं मिली थी। मैं टीवी खोल के कार्टून फिल्म देखने बैठ गया। अब कुछ देर बाद इससे भी मेरा दिल भर गया। मैं घर में इधर उधर चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि क्या करूं। मैं अकेला बोर हो रहा था। फिर अचानक मुझे मोबाइल का ख्याल आया। मैंने मोबाइल उठाया और आपी के सेव किए हुए नंबर्स देखने लगा। इसमें सब बहन भाइयों और आपी के ससुराली रिश्तेदारों के नंबर्स लिखे हुए थे। मेरे जहन में एकदम ख्याल आया कि क्यों ना किसी का नंबर मिलाकर बात की जाए। मैंने एक फ़र्जी नंबर मिला के फ़ोन कान से लगा लिया। फ़ोन की बेल जा रही थी, मगर दूसरी तरफ से कोई अटेंड नहीं कर रहा था। मैंने तंग आके फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन फिर मेरा दिल बहुत कर रहा था कि कोई मुझसे बात करे। मैंने फिर एक नंबर मिलाया, या फ़ौरन ही किसी ने उठा लिया। यह फ़ोन उठाने वाली कोई आंटी थी। मुझसे पूछा कौन। मैंने कहा अदनान। वो फिर गड़ा के बोली किससे बात करनी है। मैंने कहा किसी से नहीं। तो उन्होंने गुस्से से बदतमीज़ कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कुछ देर सोचा, फिर एक और नंबर मिलाया। ये किसी शॉप का नंबर था। पीछे से बहुत सी आवाज़ें आ रही थी। मर्दाना आवाज़ ने बड़े ज़ोर से कहा हेलो, तो मैंने डर के फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फिर एक फ़र्जी नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से किसी ने बड़ी नरमी से पूछा कौन और किससे बात करनी है। आवाज़ की मुलायमत से मुझे बोलने का हौसला हुआ। मैंने कहा मैं अदनान हूँ और वैसे ही फ़ोन किया, मैं बोर हो रहा था। दूसरी तरफ से बड़ी शफकत से पूछा गया कि क्या बात है बेटा, आप बोर क्यों हो रहे हो। तो मैंने कहा कि अंकल मैं घर में अकेला हूँ, अम्मी और आपी अस्पताल गई हैं, लाइट ऑफ है इसलिए टीवी भी बंद है। अंकल मेरी बातों में दिलचस्पी लेने लगे। वो जितने प्यार से बात कर रहे थे मुझे इनसे बात करना अच्छा लग रहा था। जब उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप घबराए नहीं, मैं आपका अंकल भी हूँ और दोस्त भी, तो बहुत खुश हुआ। फिर वो मुझसे घर के बारे में, पापा के बारे में आहिस्ता आहिस्ता कुछ पूछते रहे। अब वो मेरे दोस्त बन चुके थे, इसलिए मैं सब कुछ इन्हें बताता रहा। फिर वो पूछने लगे कि अदनान बेटा आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मैंने झट से कह दिया आइसक्रीम। वो मेरी बात सुन के हंस पड़े और कहने लगे लो भाई आपको अभी आइसक्रीम खिला देता हूँ। वो मेरे साथ बड़ी बेतकल्फ़ी से बात कर रहे थे। कहने लगे मैं अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ आपके लिए, मगर एक बात ऐसा ना हो कि आपकी अम्मी आप ही माइंड कर जाएं। आप पहले उनसे फ़ोन करके पूछ लें कि उनके आने में अभी कितनी देर है। मैं आइसक्रीम का सुन के खुश हो गया। जल्दी से फ़ोन करके अम्मी को बंद करके अम्मी को फ़ोन किया और पूछा कि आप लोगों ने कब तक आना है। अम्मी कहने लगी कि अभी तो 1 घंटा और लग जाएगा, हम लोगों ने बाज़ार से होके आना है। मैंने फ़ोन बंद करके फिर अंकल को फ़ोन किया और उनको बता दिया कि अम्मी और आप ही अभी नहीं आएंगी, वो आइसक्रीम लेकर आ जाएँ। अंकल ने मुझसे घर का पूरा एड्रेस पूछा और कहा लो भाई मैं अभी आया, और फ़ोन बंद कर दिया। मैं अभी फ़ोन कॉल करने वाली कामयाबी पर बहुत खुश था। इतना अच्छा अंकल जो मिल गया था। मैं तस्वीर में तरह तरह से उनकी तस्वीर बनाता कि ऐसे होंगे वैसे होंगे, आवाज़ और लहजा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, ख़ुद भी बहुत अच्छे होंगे। अगर बहुत अच्छे ना होते तो आइसक्रीम क्यों देने आते। मैं दिल में सोच रहा था कि बड़ा होकर मैं भी ऐसा ही अंकल बनूंगा। और अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि गेट की घंटी बजी। मैं भागकर गेट खोलने गया। गेट खोला तो सामने एक साइड पर एक गाड़ी खड़ी थी और साथ ही सफ़ेद कपड़ों में एक नौजवान सा अंकल खड़ा था। इसके हाथ में कई लिफाफे थे। जो वो कदम बढ़ाते हुए गेट तक आ गए और बड़ी आहिस्तगी से पूछा कि घर में कोई आया तो नहीं। मैंने खुश होकर बताया कि नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया। अंकल ने अंदर आके गेट बंद कर दिया और चीज़ों के लिफाफे मेरी तरफ बढ़ा दिए और कहा लो बच्चे ऐश करो। मैंने जब चीज़ें देखी तो सोचा आज तो वाकई ही मेरी ऐश हो गई। एक लिफाफे में केक और आइसक्रीम और दूसरे में चॉकलेट और जूस के डिब्बे थे। वो मेरे साथ चलते हुए अंदर आ गए और लॉन्च में एक सोफे पर बैठ गए और जूस का लिफाफा पकड़ के इसमें से जूस के डिब्बे निकालते हुए कहने लगे कि आओ पहले जूस पीते हैं, आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, बाद में खा लेना। मैंने आइसक्रीम उठाकर फ्रिज में रख दी और उनके हाथ से जूस का डिब्बा
पकड़कर जूस पीने लगा। मैंने अभी जूस का आधा डब्बा ही पिया था कि मुझे चक्कर से आने लगे। मैंने ज़ोर से कहा अंकल, तो उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया और मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। वो मुझे सीधा करते हुए सोफे पर लेटाने लगे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा गहरा होता कि इसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। घर के सारे अफराद मेरे इर्द गिर्द खड़े थे। सब बेचैनी से मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे मैंने आंखें खोली, पापा जल्दी से आगे बढ़े और मेरा हाल पूछने लगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सब मुझसे पूछ रहे थे कि घर में कौन आया था, मगर मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने देखा कि पापा के पीछे 2 पुलिस वाले भी खड़े थे। मुझे होश में आता देखकर वो भी आगे बढ़े। एक पुलिस वाले ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बड़ी शफकत से कहा, बेटे याद करो कि जब आप घर में अकेले थे तो कौन आया था। अब मुझे कुछ हालात की समझ आने लगी। उसे मुकम्मल होश में आने के लिए अभी कुछ वक्त दरकार था। डॉक्टर साहब ने ये कहते हुए सबको पीछे हटने को कहा। पुलिस वाले एक तरफ होकर सोफे पर बैठ गए, मगर मेरी बदस्तूर मेरा हाथ पकड़े मेरे पास बैठी रही। वो बार बार मेरे माथे पे हाथ फेरती अल्लाह का शुक्र अदा करती कि मैं जिंदा सलामत था। इसी दौरान एक नर्स हाथ में इंजेक्शन लिया कमरे में दाखिल हुई। मेरी अम्मी ने एक तरफ होकर उसे जगह दी। वो मुझे इंजेक्शन लगा के कमरे से बाहर चली गई। ये शायद कोई एनर्जी इंजेक्शन था। मुझे अब बेहतर तौर पर होश आ रहा था और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे वाक़यात भी जहन की स्क्रीन पर नमूदार होने लगे। अब बजाय कि घर वाले मुझसे कुछ पूछते, मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने लब खोले और बोलने की कोशिश की तो मेरी अम्मी करीब आई। मैंने उनसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ, तो वो बताने लगी कि जब वो आपी को लेकर अस्पताल से वापस घर आई तो मैं सोफे पर बेहोश पड़ा था। पास केक और जूस के डिब्बे भी पड़े थे और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर की हर चीज़, बल्कि घर की हर कीमती चीज़ चुराई जा चुकी थी। सबसे ज़्यादा अफसोस आपा की चीज़ों, पैसों और जेवरात का था जो वो ससुराल से साथ लेकर आई थी। उनके मियाँ सऊदीया में मुलाजिम थे। उनके जेवरात बहुत खूबसूरत और कीमती थे। पापा की दुकान के पैसे भी घर में मौजूद थे, मगर अब सब कुछ जा चुका था। आपी का मोबाइल भी मौजूद नहीं था जिससे मैं कॉलें करता रहा था। मैंने सारा वाक़या इंतहाई शर्मिंदगी के साथ सच पुलिस के सामने सब घर वालों को बता दिया। सारे का सारा कसूर मेरा था, मगर पुलिस वाले मेरी बजाय मेरे घर वालों को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे थे, जिन्होंने फ़ोन देकर एक छोटे बच्चे को घर में तनहा छोड़ दिया था। कसूर भले जिसका भी था, एक संगीन हादसा हो चुका था। घर वालों के लिए शुक्र का मुकाम सिर्फ यह था कि मैं जिंदा था। आने वाला मुझे बेहोश करने की बजाय मार भी सकता था और इस घर का इकलौता चिराग हमेशा के लिए बुझ सकता था। घर के तमाम हालात इस अजनबी अंकल को बता चुका था और इसके हाथों धोखा खा चुका था। मेरी इब्तदाई ज़िंदगी के इस हादसे ने मुझे वक्त से पहले एक ऐसे तजर्बे से गुजारा था कि बाकी की सारी ज़िंदगी मैं फिर कभी किसी पे एतबार नहीं कर सकूँगा। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर, मैं एक स्कूल टीचर बन गया। हर आने वाली नई क्लास को एक मोहतात ज़िंदगी गुजारने का दर्स देते हुए सबसे पहले ने अपने इस तल्ख हादसे और तजर्बे का हाल ज़रूर सुनाता हूँ। मोबाइल, नेट और दीगर जदीद इजादात हमारे फ़ायदे की चीज़ें ज़रूर हैं, मगर इनके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं से आगाही बहुत ज़रूरी है। बसूरत दीगर कभी कभी माली के साथ साथ हमारा ज़ाती और शख्सी नुकसान भी हो जाता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी सूरत में की जाए। शुक्रिया।